हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अंजना। आज की कक्षा में मैं आपके लिए लेके आई हूँ अध्याय नंबर 13। अध्याय का नाम है कारक। चलिए शुरू करते हैं। जिसका भी क्रिया के साथ संबंध हो कारक कहलाता है। अब इसको समझते हैं। जैसे पवन ने पत्र लिखा, मीरा ने रेनू को सेब दिया, मनोज ने चाकू से आम काटा, बंदर डाल पर बैठा है। अब क्रिया किसने की? पवन ने। सेब किसे दिया? रेनू को। किस साधन से काटा? चाकू से। कहाँ बैठा है? डाल पर। तो अब हम देखेंगे कि जैसे पवन ने, अब जो क्रियाएं हो रही है, पत्र, रेणु, चाकू, ये सब क्या है? डाल। तो इन सब का संबंध किससे हो रहा है? ने से। जैसे पवन ने पत्र लिखा, मीरा ने रेणु को सेब दिया। तो अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं। पवन क्रिया का करने वाला है, सेब देने की क्रिया मीरा ने की, चाकू नामक साधन से क्रिया की गई है, डाल पर बैठने की क्रिया की गई है। अब जिसका भी संबंध क्रिया के साथ है वो क्या है? कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया अन्य संज्ञा या सर्वनाम से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। यानी कि वह शब्द जिसका संबंध किसके साथ? संज्ञा और सर्वनाम के साथ जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब जैसे राघव ने अजय को साइकिल दी, लड़के ने छड़ी से सांप मारा, पिताजी माला के लिए पुस्तक लाए, बंदर पेड़ से गिर पड़ा। अब यहाँ पर उपरोक्त सभी वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ पारस्परिक संबंध है। अब संज्ञा सर्वनाम क्या होंगे? राघव, अजय को साइकिल दी, ये क्या है? राघव और अजय क्या है? ये संज्ञा है। पिताजी, माला, पुस्तक, ये क्या है? ये भी संज्ञा है। लड़के, छड़ी, सांप, ये क्या है? ये भी संज्ञा है। बंदर, पेड़, ये क्या है? ये भी संज्ञा है। तो उपरोक्त सभी वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ पारस्परिक संबंध प्रकट होता है। इन वाक्यों में पदों के साथ ने, को, से, लिए, के लिए, पर, की आदि शब्द चिन्ह लगे हैं। इन चिन्हों के कारण ही ये जो पद हैं परस्पर आवश्यकता अनुसार संबंध हो पाते हैं, ये कारक चिन्ह कहलाते हैं। तथा जिस पद के साथ ये प्रयुक्त होते हैं वह पद उस वाक्य में अन्य पदों के साथ विशेषकर क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता है। यानी कि ये जो शब्द हैं को, से, के, लिए, पर, की, ये जो शब्द है वो क्या करते हैं? क्रिया और संज्ञा का आपस में संबंध बताते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये शब्द कारक कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? कारक के चिन्ह कहते हैं। अब हम देखेंगे ने, को, से, के लिए, का, की, के, रा, री, रे, में, पर, ये सब क्या है? ये भी कारक चिन्ह हैं। अब हम देखेंगे कारक के भेद। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। संबोधन के अतिरिक्त सभी विभक्ति चिन्ह परसग्र कहलाते हैं। अब कर्ता कारक क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी कि अगर हमें कोई किसी वाक्य में
संज्ञा या सर्वनाम का कुछ करने का हमें बोध हो रहा है तो वो क्या कहलाएंगे, वो कर्ता कारक कहलाएंगे। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है, जैसे राजीव ने पत्र लिखा। अब राजीव क्या है, संज्ञा है, पत्र क्या है, संज्ञा है, लेकिन इनका संबंध किस शब्द से हो रहा है, ने शब्द से हो रहा है। तो ये जो ने शब्द है वो क्या कहलाएगा, कर्ता कारक। यहाँ क्रिया करने वाला राजीव है अतः राजीव कर्ता कारक है। कर्ता कारक का प्रयोग दो प्रकार से होता है, परस्पर सहित राजीव ने पत्र लिखा। कर्ता कारक का प्रयोग दो प्रकार से होता है, पहला पर सर्ग सहित राजीव ने पत्र लिखा, दूसरा पर सर्ग सहित राजीव पत्र लिखता है, राजीव पत्र लिखेगा। अब हमने देखा ने का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रिया होने पर नहीं होता, भूतकाल में भी क्रिया के सकर्मक होने पर ही ने का प्रयोग होता है। जैसे कि हमने देखा कि राजीव ने पत्र लिखा। अब दूसरे में हमने देखा परसर्ग रहित में राजीव पत्र लिखता है, पत्र लिखेगा, यानी कि वो चीज अभी हुई नहीं है, होने वाली है, तो उसमें ने का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसे ही कभी कभी कर्ता कारक को से के द्वारा परसर्गे के साथ भी आता है, जैसे चाचा जी को बाजार जाना है, रोगी से चला नहीं जाता, बच्चों के द्वारा यह काम किया गया है। तो यहाँ पर को, से, के द्वारा का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये क्या है, कर्ता कारक। वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ कौन प्रश्न करने पर उत्तर में मिलने वाला पद कर्ता कारक होता है, जैसे राजीव पत्र लिखता है, कौन पत्र लिखता है, उत्तर मिलता है राजीव, अतः इस वाक्य में राजीव पद करता है, यानी कि वह पत्र लिख रहा है, तो वो क्या होगा, पद कर्ता। अब हम देखेंगे कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता, जैसे श्वेता ने अपूर्वा को देखा, अपूर्वा पुस्तक पढ़ती है। वाक्य संख्या 1 में परसर्ग, वाक्य संख्या 1 में परसर्ग को का प्रयोग हुआ है, परंतु वाक्य संख्या 2 में नहीं हुआ है। जैसा कि हमने देखा श्वेता ने अपूर्वा को देखा, ये पहला था, लेकिन दूसरे में क्या हुआ, अपूर्वा पुस्तक पढ़ती है। अब अन्य उदाहरण कुछ देखते हैं। कारक चिन्ह सहित ललित ने राघव को समझाया। वहीं अगर हम दूसरा देखें, माली फूल तोड़ता है। अब ऐसे सेठ जी ने नौकर को बुलाया, मैंने कल शेर देखा। अब यहाँ पर कारक चिन्ह सहित ने का प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसमें दूसरे उसमें ने का प्रयोग नहीं हो रहा। इन वाक्यों में रंगीन पद कर्म कारक हैं। कभी कभी एक ही वाक्य में दो कर्म आ जाते हैं। आलोक ने महिमा को फल दिया, माँ बच्चे को रोटी खिला रही है। अब यहाँ पर एक ही वाक्य में दो कर्म का उपयोग किया गया। अब वाक्य में मुख्य तथा गौण क्रम होने पर गौण कर्म के साथ आता है, जैसे भिखारी ने कुत्ते को पत्थर मारा। इस वाक्य में कुत्ता तथा पत्थर ये दो कर्म हैं, इनमें पत्थर मुख्य कर्म है। ऐसे ही करण कारक, करण का अर्थ है साधन अथवा माध्यम। करण का अर्थ है साधन अथवा माध्यम। जिस शब्द से क्रिया के साधन जिससे क्रिया की जाती है का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं। इस कारक के विभक्ति चिन्ह है से, के, द्वारा।
यानी कि जिस जो करण कारक है उसमें उसके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं? से, के, द्वारा। यानी कि अब हम उदाहरण के सहित देखेंगे। मीरा चाकू से फल काटती है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ? से का प्रयोग हुआ। अब ऐसे ही देखेंगे दूसरा, मैंने उसे पत्र के द्वारा सूचित किया। अब यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ? करण कारक का। किस प्रकार से? पत्र के द्वारा, के द्वारा का यहाँ पर प्रयोग हुआ। हरी गेंद से खेलता है, अब यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ? से का। वह कार द्वारा लखनऊ पहुंचा, के द्वारा, तो ये क्या है? ये करण कारक है। इन वाक्यों में रंगीन पद करण कारक में है। कभी कभी इसका प्रयोग परसर्ग रहित भी होता है, जैसे उसने कानों सुनी बात कही, अकाल में हजारों गरीब भूखे मरे। संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ है देना। वाक्य के जिसे कुछ दिया जाए अथवा जिसके लिए कुछ किया जाए, वह पद संप्रदान कारक का रूप होता है। अतः जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसे कुछ दिया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी कि अगर हम कुछ किसी वाक्य में ऐसा कुछ है कि कुछ हम दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? वहां पर संप्रदान कारक होगा। कैसे? गोपाल को दूध दे दो। अब यहाँ पर गोपाल को दूध दे दो, अब यहाँ पर कुछ चीज दी जा रही है, तो ये क्या कहलाएंगे? संप्रदान कारक। मैं अपने भाई के लिए सामान्य ज्ञान की पुस्तक खरीदूंगी, तो यानी कि खरीदूंगी, वो भी खरीद के किसको? किसके लिए? अपने भाई के लिए खरीदेगी। सचिन ने भारत के लिए पारी खेली, तो इसमें सचिन ने किसके लिए? भारत के लिए। यानी कि अगर हम किसी और के लिए कुछ कर रहे हैं या किसी को कुछ दे रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? संप्रदान कारक, क्योंकि संप्रदान का क्या अर्थ होता है? देना। इन वाक्यों में रंगीन पद संप्रदान कारक में हैं। अब देखेंगे कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर। दोनों कारकों में परसर्ग का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है, जबकि कर्म कारक में क्रिया के भाव प्रभाव का भाव होता है। यानी कि जो संप्रदान कारक है उसमें क्या होता है? देने का भाव होता है, जबकि कर्म कारक में क्या होता है? क्रिया के प्रभाव का भाव होता है। तो अब हम देखेंगे, बाबूजी ने सचिन को बुलाया, तो ये क्या होगा? ये कर्म कारक होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रिया के प्रभाव का भाव हो रहा है। तो और दूसरे में देखेंगे, रचित ने सचिन को खिलौना दिया, तो यहाँ पर कुछ देने की बात हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा? कौन सा कारक? संप्रदान कारक कहलाएगा। अब हम पांचवा देखेंगे, अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो, वहां अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें पता चलता है कि कुछ वस्तुएं अलग हो रही हैं, अलग होने का बोध हो रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं? वह अपादान कारक कहलाते हैं, जिसका चिन्ह क्या होता है? से। अब देखेंगे, बुलबुल पिंजरे से उड़ गई, यानी कि जो बुलबुल है वो पिंजरे से क्या हो गई? अलग हो गई, वो उड़ गई, दूर हो गई। तो यहाँ पे कौन सा कारक कहलाएगा? ये अपादान कारक कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज किससे अलग हो रही है। अब वैसे ही पेड़ से पत्ता गिरा, अब पेड़ से पत्ता गिर गया, वो अलग हो गया पेड़ से, तो ये कौन सा कारक कहलाएगा? अपादान कारक। तो यहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग होगा? से चिन्ह का, क्योंकि ये क्या है? अपादान कारक है। ऐसे ही बंदर छत से कूद गया, जो बंदर छत में था वो छत से कूद गया, तो वो छत से अलग हो गया, दूर हो गया, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? अपादान कारक कहलाएगा। तो यहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग होगा? से चिन्ह का प्रयोग होगा। उपरोक्त वाक्यों में पिंजरे, छत, पेड़ तथा हाथ अपादान कारक में हैं। इसके अतिरिक्त तुलना, भय, द्वेष, निकलना
आदि का बोध कराने वाले शब्द भी अपादान कारक होते हैं। यानी कि अगर हम किसी चीज की तुलना करें या कोई भय हो या फिर कहीं से निकलना हो, कुछ निकलने की बात हो रही है, ईर्ष्या की बात हो रही है, तो वो क्या कहलाएंगे? वो भी अपादान कारक में होंगे। जैसे रचित सचिन से अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ पे रचित और सचिन में क्या हो रही है? तुलना हो रही है, तो ये क्या कहलाएंगे? इस वाक्य में ये क्या होंगे? ये अपादान कारक में होंगे। अब ऐसे ही खरगोश कुत्ते से भय खाता है। अब भय यानी कि डर, डरता है, यानी कि खरगोश जो है वो कुत्ते से भय खाता है, डरता है, तो यहाँ पे भय की, डरने की बात हो रही है, तो ये भी किस में आएंगे? अपादान कारक में आएंगे। सूर्य पूरब से निकलता है, तो यहाँ पे क्या? निकलने की, किसी की निकलने की, कुछ निकलने की बात हो रही है, सूर्य की पूरब से निकलने की बात हो रही है, तो ये भी किस में आएगा? अपादान कारक में आएगा। कौरव पांडवों से ईर्ष्या रखते थे, यानी कि गुस्सा, दुश्मनी वो रखते थे, तो वो क्या होगा? वो भी अपादान कारक में आएगा। अब आगे देखेंगे करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु करण कारक में से किसी साधन से काम करने का सूचक होता है, जबकि अपादान कारक में से अलग होने का सूचक होता है। यानी कि जो करण कारक और अपादान कारक है, दोनों का चिन्ह सेम है, समान है, उसमें से ही लगता है, लेकिन फर्क दोनों में ये है कि जब हम वाक्य लिखते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं, तो उसमें हमें क्या फर्क दिखता है कि जो करण कारक है वो किसी साधन से काम करने का सूचक देता है, और जो अपादान कारक है वो किसी से अलग होने का सूचक होता है। अब जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये क्या होगा? ये अपादान कारक होगा, क्योंकि जो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे अलग होने की बात हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा? अपादान कारक। अब दूसरा होगा रेखा पेन से पत्र लिखती है। अब यहाँ पे किसी के काम, किसी चीज से काम करने का सूचक प्राप्त हो रहा है, जैसे कि पेन से लिखा जाता है, तो यहाँ पे वो प्राप्त हो रहा है, तो ये किस में आएगा? ये करण कारक में आएगा। अब ऐसे ही छठा देखेंगे संबंध कारक। किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले रूप को संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे होते हैं। यानी कि संबंध कारक वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, वह क्या कहलाते हैं? वह संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे, और इनके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? का, की, रे, रा, री। अब उदाहरण के सहित समझते हैं। शोभा का लेख सुंदर है। अब शोभा क्या है? संख्या है, लेख सुंदर है, तो इनमें क्या हो रहा है? का उपयोग हो गया, तो ये क्या कहलाएंगे? ये संबंध कारक कहलाएंगे। ऐसे ही दिनेश के पिताजी चिकित्सक हैं, तो यानी कि जो दिनेश है, पिताजी चिकित्सक है, दिनेश पिताजी चिकित्सक, ये क्या है? संज्ञा है, तो इनका आपस में संबंध बताया जा रहा है। तो दिनेश के अगर हमने विभक्ति चिन्ह का उपयोग किया, किस विभक्ति चिन्ह का? के विभक्ति चिन्ह का उपयोग करके हमने क्या बताया? दिनेश के, यानी कि यहाँ पे दिनेश के पिताजी की बात हो रही है, दिनेश के पिताजी चिकित्सक हैं, तो यहाँ संबंध दिखाया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये संबंध कारक कहलाएगा। ऐसे ही राधिका की सहेली चली गई। अब यहाँ पे कौन से विभक्ति चिन्ह का उपयोग हुआ? की का। और राधिका की सहेली, अब ये क्या है? संज्ञा, तो राधिका की सहेली चली गई, तो राधिका के बारे में नहीं, राधिका की सहेली के बारे में बात हो रही है, उनके बीच संबंध बताया जा रहा है, तो ये क्या होंगे? संबंध कारक होंगे। ऐसे ही कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं, और इन वाक्यों में रंगीन पद संबंध कारक में है। अब सातवां देखेंगे अधिकरण कारक।
क्रिया सदैव किसी स्थान या समय पर घटित होती है, अतः संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, स्थान, काल या भाव ज्ञात होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है में, पे, पर, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं, यानी कि जैसे स्थान हो गया, काल हो गया या भाव हो गया। और इसके विभक्ति चिन्ह में, पे, पर होते हैं। अब जैसे तुम्हें आज्ञा पालन पर पुरस्कार मिलेगा, ये क्या है? आज्ञा पालन क्या है? भाव है। ऐसे ही मैं 1 घंटे के भीतर जा पाऊंगा, तो ये क्या है? काल है। इसमें समय बताया गया है। गाड़ी 4 घंटे में पहुंचेगी, ये भी क्या है? ये भी काल है। वह छत पर बैठी है, अब यहाँ छत क्या है? स्थान है। राम कमरे में सो रहा है, अब कमरा क्या हो गया? ये भी स्थान हो गया। तो इस तरीके से अधिकरण कारक ये कहलाएंगे। अब 8वां और आखिरी, संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा के जिस रूप से हम अगर किसी को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, तो उस शब्द को, उस चीज को क्या कहेंगे? संबोधन कारक कहेंगे। जैसे हे भगवान मुझे बचाओ, बेटा यहाँ आओ, ओ लड़के दूर हट। अब हे भगवान, ये क्या है? हम भगवान को बुला रहे हैं। बेटा, अब हम किसी बच्चे को या किसी लड़के को बोल रहे हैं, हे बेटा यहाँ आओ। ओ लड़के दूर हट, अब इसमें क्या है? हम किसी बोल रहे हैं। अब संबोधन कारक के पश्चात संबोधन चिन्ह इस प्रकार के होते हैं, तथा कभी कभी अल्प विराम भी लगा दिया जाता है। संबोधन कारक को प्रकट करने के लिए हे, अरे, ओ आदि शब्दों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। यानी कि जिन वाक्यों में हे, अरे, ओ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? संबोधन कारक कहलाते हैं। और ये किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? किसी को पुकारने के लिए। तो आज हमने देखा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य में क्रिया अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया या अन्य शब्दों से बताने के लिए उनके साथ जो शब्द चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। ये हैं ने, को, से, के, लिए, मैं, पर, का, की आदि। इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।